गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग आप लोग। जल्दी से बच्चे आ जाइए बेटा, क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से बच्चे बेटा आ जाइए, क्लास आरंभ होने वाली है। सब बच्चों को लिंक कर दे बेटा, लिंक शेयर करें बेटा, जल्दी से आ जाओ। ये वाला सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं बेटा। सूरज चौरसिया गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे बेटा आ जाएं, क्लास आरंभ होने वाली है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन अभी चल रहा है। निशा नरवरिया गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी सारे बच्चे आ जाइए। सारे बच्चे जल्दी से बेटा आ जाइए। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। नीरज कुमार गुड इवनिंग बेटा, सत्यभान गुड इवनिंग। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एकता, रूपेंद्र, संकल्प, चलिए जय माँ काल बेटा। तो चलिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पर, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जल्दी से आंसर दें। विंध्याचल पर्वतमाला की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, जल्दी से आंसर दें। विंध्याचल पर्वत का सबसे हाईएस्ट, हेमराज बेटा नमस्ते, नमस्ते बेटा। अर्चना गुड इवनिंग। हाँ जल्दी से बेटा आंसर दें। सलोनी गुड इवनिंग। मुकेश पाल गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से आंसर दें बेटा। प्रश्न क्या है बेटा, प्रश्न है, एकता का आंसर आया है गुडविल चोटी 752 मीटर। एकता का आंसर आया है, जल्दी से और बच्चे आंसर दें। और किसी ने आंसर नहीं दिया है। रूपेंद्र कह रहे हैं गुडविल, बिल्कुल सही जवाब है। सद्भावना, सद्भावना चोटी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर। चलिए प्रश्न दूसरा है, सिद्ध बाबा की चोटी किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जल्दी से बताइए। किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये दूसरा प्रश्न है। हेमराज सद्भावना हो गया बेटा। अगला प्रश्न बताएं, सिद्ध बाबा की चोटी एमपी के किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हेमराज कह रहे हैं बुंदेलखंड पठार की, बिल्कुल सही जवाब बेटा। रूपेंद्र मालवा की नहीं है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी। बोलो। सही जवाब है। सारे बच्चे बेटा आ गए हैं, जल्दी से लाइक कर दें बेटा तो आगे बढ़े अपन।
जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है नर्मदा सोन घाटी। आज हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी के बारे में। नर्मदा सोन घाटी जो मध्य उच्च प्रदेश का 5वां और अंतिम भाग है, ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य उच्च प्रदेश का 5वां और अंतिम भाग नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी ये आज का चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे। हेमराज कह रहे हैं लाइक कर दिया है। बेटा सभी लाइक कर दे बेटा, तो आगे बढ़ रहे हैं अपन। चलिए, तो पहला प्रश्न तो यही कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान, मध्य प्रदेश का सबसे जो निचला भाग है, निचला भाग जो है वो है नर्मदा सोन घाटी। पहला प्रश्न तो यही है कि नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। लेकिन अगर निचला स्थान आएगा तो पातालकोट आएगा। बेटा क्या आएगा? पातालकोट छिंदवाड़ा। ओके, चलिए, यह जो है नर्मदा सोन घाटी है वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग है, यानी कि 26% एरिया पर विस्तृत है। बेटा क्या विस्तृत है? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी कुल 26% एरिया पर विस्तृत है। बोलो बेटा। चलिए, इस पठार की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर तक है। बेटा कितनी है? 300 मीटर तक इसकी एवरेज ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 300 मीटर तक है। और इस क्षेत्र में जो वर्षा है, औसत जो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर है। बेटा कितनी? 140 सेंटीमीटर है। इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है और जो औसत वर्षा है वो 140 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए, इस पठार की हम बात करें तो नर्मदा जो है, नर्मदा और सोन घाटी, नर्मदा और सोन घाटी, तो याद रखें सोन घाटी उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ करके गंगा में मिल जाती है। याद रखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो डायरेक्टली गंगा में मिलती है वो सोन नदी है। और सोन नदी पर ही शहडोल में बाण सागर परियोजना बनी हुई है। बेटा क्या बनी है? बाण सागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का कंबाइंड प्लान है। सोन शहडोल से बहते उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और फिर बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है, जहां पाटलिपुत्र शहर बसा हुआ है, पटना। तो गंगा और सोन का संगम है, वहां पाटलिपुत्र बसा हुआ है। तो सोन घाटी में याद रखें लाल मिट्टी पाई जाती है। बेटा क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और जो नर्मदा है, नर्मदा घाटी में याद रखें गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है गहरी काली मिट्टी। बेटा दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक आगे चलें? बोलो हाँ। इसलिए नर्मदा जो उत्पादक क्षेत्र है, इसे राज्य की अन्न पेटी कहा जाता है। बेटा याद रखें, नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश की अन्न पेटी कहा जाता है। याद रखें, इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश की अन्न पेटी कहा जाता है। इसी क्षेत्र में नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, यह सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है। कहां पर? हरदा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। नरसिंहपुर,
होशंगाबाद और हरदा। बेटा याद रखें, मध्य प्रदेश में सबसे अन्न का उत्पादन ज्यादा कहाँ होता है? तो इन्हीं जिलों में होता है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और हरदा। और नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र बेटा कहाँ है? नरसिंहपुर में। याद रखें, मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नरसिंहपुर में। और गन्ना का जो उत्पादन है, सबसे ज्यादा उत्पादन सर्वाधिक बेटा नरसिंहपुर में ही होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन नरसिंहपुर में है और गन्ना अनुसंधान केंद्र भी नरसिंहपुर में है। और इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र में आते हैं। कौन से बेटा? होशंगाबाद, नरसिंहपुर और हरदा। बोलो बेटा, क्लियर है? आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में जो जनजातियां हैं, बैगा, कोरकू और गोंड। इस क्षेत्र में जो जनजातियां हैं, बैगा, कोरकू और गोंड, यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं जो नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती हैं। बेटा बैगाचक के बैगा बहुत फेमस है। बैगाओं का जो मूल निवास स्थान है वो बैगाचक है ना? और याद रखे, बैगा साल के वृक्ष को नहीं काटते। एक प्रश्न है कि एमपी की कौन सी जनजाति है जो साल के वृक्ष को नहीं काटते और जमीन में हल नहीं चलाते? तो वो बैगा है। बैगाओं के जो प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, वो साल के वृक्ष पर रहते हैं, इसलिए लोग साल के वृक्ष को नहीं काटते। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? बेटा नर्मदा और सोन घाटी एक ही है ना? नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है और सोन पहले उत्तर की तरफ बह के पूर्व में मुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बीच में है। बेटा जो नर्मदा सोन घाटी है, इसके ऊपर जो है वो आपका विंध्याचल पर्वत है। बेटा क्या है? विंध्याचल पर्वत। और नीचे इसके है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। एक प्रश्न आता है कि नर्मदा सोन घाटी किसके बीच में है? तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बीच में। लेकिन एक चीज और याद रखना, इसके जो ऊपर का भाग है इसे हम मालवा का क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। और विंध्याचल पर्वत मालवा के पठार से ही गुजरता है। और अगर ये भी कह सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी मालवा के पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बीच में है। वो डिपेंड करेगा विकल्प में, वो विंध्याचल पूछ रहा है या मालवा पूछ रहा है। विंध्याचल पर्वत की जो लोकेशन है राजस्थान के अरावली से फैला हुआ है और ये मालवा से गुजरता है। और इधर आपका भांडेर श्रेणी है, इधर कैमूर श्रेणी है। तो अगर वो विंध्याचल पूछता है तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में है, या सतपुड़ा और मालवा के पठार में नर्मदा सोन घाटी है। और मध्य प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी भाग है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। इसके बाद में अभी पढ़ेंगे हम। बेटा क्लियर है यहां तक? हाँ या ना बोलो बेटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो और बेटा नर्मदा यहीं भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। बेटा कहां बहती है? रिफ्ट वैली में बहती है। बेटा क्लियर? हाँ या ना बोले? समझ में आया कि नर्मदा सोन घाटी किसके बीच में है? तो मालवा के पठार और सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बीच में है। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं, या सतपुड़ा मैकल श्रेणी
और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में है। दोनों आंसर सही हैं। चलिए, तो ये पांचवा और अंतिम भाग था मध्य उच्च प्रदेश का। अब अपन चलते हैं आगे। अब दूसरा भाग पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। फिर एक बार देख लीजिए, अपन एमपी का जो भौगोलिक विभाजन पढ़े थे उसमें था मध्य उच्च प्रदेश। बेटा इसके 5 भाग थे जो आपने अभी पढ़ लिए। कौन सा बेटा? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इसका जो दूसरा भाग है उसे बोलते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। और फिर तीसरा पार्ट बचेगा पूर्वी पठार, या बोलते हैं वघेलखंड का पठार। ये 2 पार्ट अपन को और पढ़ने हैं एमपी के भौगोलिक विभाजन में। तो अपन बात करते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। तो पहली चीज तो ये कि मध्य प्रदेश का सबसे जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा है? बड़े ध्यान से देखें बेटा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन। सतपुड़ा मैकल श्रेणी बड़े आराम से देखें, समझ जाए पहले, उसके बाद चलेंगे अपन। इस तरह फैला हुआ है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ओके, सतपुड़ा मैकल श्रेणी बेटा, ये इसका क्या हुआ? पूर्वी भाग हुआ। ये आपको पता है क्या होगा? पश्चिमी भाग होगा। और बेटा ये जो श्रेणी है यहां से शुरू होती है, इसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर आपको पता होगा एमपी का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर ही है, तो यहां से आरंभ होती है। ये जो इसका भाग है इसे बोलते हैं पूर्वी भाग और मैकल श्रेणी कहते हैं। बेटा यहीं से निकलती है आपकी नर्मदा, सोन और जोहिला। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक जिला अनूपपुर से 3 नदियों का बर्थ होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला मिल जाती है सोन में, और सोन उत्तर की तरफ बहकर पूरब में मुड़ जाती है और शहडोल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इस नदी पर शहडोल में बाण सागर बांध बना हुआ है, बाण सागर प्लान बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का कंबाइंड प्लान है। इसके बाद सोन बिहार में जाकर पटना में गंगा में मिल जाती है। क्लियर है ना बेटा? और नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में, खंबाती खाड़ी में या कैम्बे की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और भारत की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख बनाती है या एस्टुरी बनाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैकल श्रेणी। अब बेटा मैकल श्रेणी का सबसे जो हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। ध्यान रखना बेटा, अगर प्रश्न आता है कि अमरकंटक किसकी हाईएस्ट चोटी है तो मैकल पठार की है। इसको बोलते हैं बेटा मध्य भाग। ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये मध्य भाग। और मध्य भाग का नाम है महादेव पर्वत। महादेव पर्वत। इसको बोलते हैं बड़वानी की पहाड़ी। बेटा क्या बोलते हैं? बड़वानी, बड़वानी की पहाड़ी, या बोलते हैं राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी। क्लियर है? और इसी महादेव पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु है धूपगढ़। पता होगा आपको, 1350 मीटर। ये प्रश्न कई बार आता है कि सतपुड़ा के किस पठार का हाईएस्ट चोटी है धूपगढ़, या सतपुड़ा के किस भाग में स्थित है धूपगढ़, तो महादेव पर्वत में है। और पूरे भाग को बोलते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी।
समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो आप बता देंगे बड़वानी की पहाड़ी या राजपीपला की पहाड़ी। इनका विस्तार अलीराजपुर से बुरहानपुर तक है, बुरहानपुर तक है। क्लियर है बेटा? सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो विस्तार है वो यहां से यहां तक है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो बुरहानपुर से अलीराजपुर तक है। इसको बोलते हैं बड़वानी की पहाड़ी या राजपीपला की पहाड़ी। क्लियर है? मध्य भाग बुरहानपुर से बालाघाट तक है। बेटा कहां तक है? बालाघाट तक। जहां एमपी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला बालाघाट, और इस भाग को बोलते हैं मध्य भाग। और इसको यहां पर महादेव पर्वत स्थित है, और महादेव पर्वत का सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ आपको पता होगा, पचमढ़ी, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, जो महादेव पर्वत के साथ पूरे मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। ऊंचाई है 1350 मीटर। और जो पूर्वी भाग है उसे बोलते हैं मैकल श्रेणी। समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी से बताएं कमेंट करके, कमेंट करें, बताएं कि समझ में आ रहा है। सूरज, अर्चना, जल्दी बताइए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनिए, अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे पूर्वी भाग। पूर्वी भाग सबसे अधिक चौड़ाई है, दिख रही होगी आपको, इतनी चौड़ाई है। क्लियर है? और अगर आता है कि सबसे सकरा भाग कौन सा है? सकरा भाग कौन सा है? ये पश्चिमी, ये सबसे सकरा भाग है। क्लियर है? आया समझ में सतपुड़ा मैकल श्रेणी? अब यही सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। तो आरंभ करें बेटा। ओके, डन। चलिए अब चलते हैं आगे, इसको अपन को नोट डाउन करना है। चलिए, तो लिखते भी जाए, मैं बोलता भी जा रहा हूं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी का विस्तार पूर्व में, बेटा पूर्व में कहा? यहां अमरकंटक, ये लिखा अमरकंटक। पूर्व में अमरकंटक से अलीराजपुर तक है। पहली चीज तो ये कहां से कहां तक विस्तृत है? अलीराजपुर से अमरकंटक तक। क्लियर? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पश्चिम में अलीराजपुर और पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है। अमरकंटक तक विस्तृत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग ये रहा, राजपीपला की पहाड़ी या बड़वानी की पहाड़ी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग मैकल श्रेणी, बेटा कौन सा है? मैकल श्रेणी है, ये पूर्वी भाग है। क्लियर है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग मैकल श्रेणी या पूर्वी भाग, और सबसे सकरा भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग। लिखते भी जाइए आप साथ में। तो सकरा भाग कौन सा है? पश्चिमी। और चौड़ा भाग कौन सा बेटा? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भाग कहां से कहां तक है? अलीराजपुर से कहां तक? बुरहानपुर तक। मध्य भाग कहां से कहां तक है? बुरहानपुर टू बालाघाट, और बालाघाट से अमरकंटक तक इसको बोलते हैं पूर्वी भाग। बालाघाट टू अमरकंटक पूर्वी भाग। तो मध्य भाग कहां से कहां तक है? पश्चिमी भाग कहां से कहां तक है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मध्य भाग की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? एक तो स्पीड ज्यादा है बेटा क्या? चलिए फिर सुन लीजिए एक बार। ये पश्चिमी भाग, ये मध्य भाग, ये पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग बेटा कहां से कहां तक है? अलीराजपुर टू बुरहानपुर। मध्य भाग बुरहानपुर टू बालाघाट, और बालाघाट से अमरकंटक पूर्वी भाग। पूर्वी भाग सबसे चौड़ा है, सकरा भाग है आपका पश्चिमी भाग। क्लियर है बेटा? अब एमपी का
सबसे पीक पॉइंट जो है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो कौन सा है? पचम ये धूपगढ़ है। धूपगढ़ किसका हाईएस्ट पॉइंट है? तो महादेव पर्वत का। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में महादेव पर्वत का हाईएस्ट पॉइंट धूपगढ़ है, 1350 मीटर है। पचमढ़ी जिला होशंगाबाद में है, जिला होशंगाबाद में है। ओके, एकता ठीक है बेटा, रिपीट हो गया, समझ में आया बेटा? जल्दी बोलो एकता। एकता समझ में आ गया। पूरी भाग बालाघाट से कहां तक? अमरकंटक तक। मध्य भाग बालाघाट से बुरहानपुर तक, और पश्चिमी भाग बुरहानपुर टू अलीराजपुर। क्लियर? एकता समझ में आ गया? आगे चले, चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। सतपुड़ा मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश में कुल 11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। एमपी के कुल 11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कौन? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। क्लियर है बेटा? 11%। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? सीमा कौन सा पठार बनाता है? तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में सबसे दक्षिण में सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। प्रश्न क्लियर है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी बनाती है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी सीमा कौन सा पठार या पर्वत बनाता है? तो आप आंसर देंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और अगर पूछते हैं पठार या पर्वत, अगर पूछते हैं कि कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखें ताप्ती बहती है। कौन सी? ताप्ती। बेटा प्रश्न क्लियर है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सा पठार या पर्वत बनाता है? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी। मध्य प्रदेश की साउथ सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ताप्ती। क्लियर? एक बार देख लीजिए, उत्तरी सीमा बनाती है चंबल, नदी की बात करेंगे तो, और पठार की बात करेंगे तो मध्य भारत का पठार। पठार। दक्षिणी सीमा नदी की बात करेंगे तो ताप्ती, और पठार की बात करेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी। बोलो बेटा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? लाइक संख्या बढ़ाओ यार, लाइक तो बहुत कम है, जल्दी से लाइक बढ़ाओ। चलिए, तो उत्तरी सीमा चंबल बनाती है, दक्षिणी सीमा ताप्ती बनाती है, और पश्चिमी सीमा पे मालवा का पठार है, और पूर्व में, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। चलिए, औसत वर्षा, इस पठार में जो औसत वर्षा है, इस पठार में जो औसत वर्षा है 75 से 140 सेंटीमीटर होती है। बेटा कितनी होती है? 75 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ओके, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में वर्षा अधिक होती है। बोलो बेटा, तो ध्यान रखें, पूरब में वर्षा की मात्रा अधिक होती जाती है और पश्चिम में कम होती जाती है। पूरब में बढ़ती है वर्षा, बालाघाट में ज्यादा वर्षा होती है, इधर आएंगे तो आप कम होती जाएगी। पूरे हम एमपी की बात करें, पूरे हम एमपी की बात करें तो पूरब से जब हम पश्चिम आते हैं तो वर्षा की मात्रा, वर्षा कम होती जाती है, और दक्षिण से उत्तर जाते हैं तो भी
वर्षा कम होती जाती है। तो ये चीज याद रखें कि दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी, और पूर्व से पश्चिम आएंगे तो भी एमपी में वर्षा कम होती जाती है, यानी कि पूरी भाग में वर्षा ज्यादा होती है। आपको पता है एमपी में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? सब बच्चों को मालूम है ना बेटा? सबको मालूम है। कौन सा जिला था? मालूम है ना बेटा? जिला कौन सा था? बालाघाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां मालवा में बहती हैं। बेटा कहां बहती हैं? मालवा में। एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, तो याद रखें सतपुड़ा मैकल में होता है। सतपुड़ा मैकल पठार में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटरशेड। क्या बोलते हैं बेटा? एमपी का वाटरशेड कहते हैं। फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां किस पठार में बहती हैं? तो मालवा के पठार में। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम कहां होता है? तो सतपुड़ा मैकल के पठार में होता है, इसलिए इसको एमपी का वाटरशेड कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? वाटरशेड कहते हैं। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। धूपगढ़ चोटी का जो प्राचीन नाम था हरबत्सकूट है। एक प्रश्न और सुन लें आप, हरबत्सकूट बेटा धूपगढ़ की चोटी का प्राचीनतम नाम है। और धूपगढ़ बेटा किस जिले में है? होशंगाबाद। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, और इसका नाम क्या था? हरबत्सकूट था। पचमढ़ी होशंगाबाद में धूपगढ़ स्थित है, जो एमपी का हाईएस्ट चोटी है। बेटा क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बेटा पचमढ़ी के बारे में आप जानते हैं, पचमढ़ी को क्या बोलते हैं बेटा? पर्यटकों का स्वर्ग बोलते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। और मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। याद रखें मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कहां है? तो पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए हैं, ध्यान रखना बेटा। एक पचमढ़ी है, दूसरा अचानक मार है, अचानक मार, और तीसरा हो गया है पन्ना, और 2 और बन गए हैं 2019 में। लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि पचमढ़ी, अचानक मार और पन्ना, इन तीनों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। याद रखना मध्य प्रदेश के कुल 6 स्थान हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इन 6 में से 3 ऐतिहासिक हैं, 3 ऐतिहासिक हैं, खजुराहो, भीमबेटका और सांची, और 3 प्राकृतिक हैं, पचमढ़ी, अचानक मार और पन्ना। पन्ना को 2019 में शामिल किया है, 18 में शामिल किया है यूनेस्को ने अपनी प्राकृतिक सूची में। मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल क्षेत्र कौन सा है? पचमढ़ी है। और पचमढ़ी किस नदी किनारे है? तो याद रखें तवा नदी किनारे है। यहीं पर पांडव गुफाएं हैं, डचेज फॉल भी है पचमढ़ी में।
बोलो बेटा, डचेज फॉल भी है। आगे चल रहे हैं अपन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो पूर्वी भाग है उसका अधिकांश भाग चला गया है। बेटा सूरत चौससिया, ग्वालियर और ओरछा को अस्थाई सूची में शामिल किया गया है। अस्थाई सूची में शामिल किया गया है, अभी स्थाई सूची में नहीं है, स्थाई सूची में नहीं है। चलो अगला प्रश्न, सतपुड़ा की, अगला प्रश्न है सतपुड़ा की, सतपुड़ा की दूसरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइए। सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से आंसर दे, सारे बच्चे आंसर दे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? धूपगढ़। तो दूसरी हाईएस्ट चोटी कौन सी है? हेमराज, अचानक मार, अमरकंटक में है। हेमराज, अचानक मार, अमरकंटक, जिला अनूपपुर। ये मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। ओके हेमराज, ओके। चलिए आगे चल रहे हैं, जल्दी से आंसर दें, आंसर नहीं आया है अभी। सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी का नाम। हेमराज कह रहे हैं सिद्ध बाबा की चोटी। नहीं बेटा, ये तो बुंदेलखंड में है। हेमराज, ये तो बुंदेलखंड में है, हम बात कर रहे हैं केवल सतपुड़ा में, हम केवल सतपुड़ा की बात कर रहे हैं। सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट चोटी नंबर 2 कौन सी है? तो अमरकंटक है। बेटा कौन सी है? अमरकंटक। ध्यान रखें, हाईएस्ट चोटी धूपगढ़ और दूसरी कौन सी है बेटा? अमरकंटक। 1064 मीटर इसकी बेटा ऊंचाई है। सिद्ध बाबा की चोटी आंसर उस समय लगाएंगे जब हम पूछेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। प्रश्न क्लियर है? मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा की चोटी, पहली धूपगढ़। और अगर हम बात करें सतपुड़ा मैकल श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक, जो मैकल पहाड़ी पर है। ओके, जिला अनूपपुर, अमरकंटक। यहां तक कोई तकलीफ बेटा किसी को है? बेटा लाइक भी तो करते जाओ, भूल जाते हो लाइक करना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। चलिए, ये था बेटा आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सभी को समझ आया बेटा? सारे बच्चे जल्दी से बताएं कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी समझ में आई, तो फिर अपन आगे चले। रिएक्ट भी किया करो भैया, आप हमारे सामने तो बैठे नहीं है ना? पता नहीं क्या जमाना आ गया है जब हम ऐसे जो है टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे सामने नहीं है ना? ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा कि मास्टर पढ़ाएगा और बच्चे सामने नहीं होंगे। सामने का एक रिएक्शन भी होता है, बट यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। मास्टर साहब अकेले पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपने घर पे आराम से लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, है ना? तो बेटा रिएक्शन करते रहा करो, जिससे हमें पता चले कि डिलीवरी प्रॉपर हो रही है। सिंपल चीज है, ज्ञान आप तक पहुंचना चाहिए, तरीका कोई भी हो, बट आप तक पहुंच रहा है। तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा? जब आप रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट कैसे करेंगे? लाइक करके। तो जल्दी से लाइक करिए। सूरज कह रहे हैं घोर कलयुग है। विकास है बेटा सूरज, है ना? विकास है, विकास। चलिए तो आगे चलते हैं। तीसरा और अंतिम पार्ट है मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार।
पूर्वी पठार या बोलते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये तीसरा और अंतिम भाग है मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का, तीसरा और अंतिम भाग है। चलिए बेटा, ये मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्व में स्थित है। पहली बात तो ये स्थित है, मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्व में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। कितना बेटा? 7% क्षेत्र पर विस्तृत है, 7% क्षेत्र पर विस्तृत है। बेटा दो तीन चीजें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है, अभी हम बता रहे हैं आपको। एक सिंपल सा प्रश्न आता है और हमें वही पढ़ना पड़ता है जो हमें व्यापम मानता है। एक पठार और है, उसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार 23,700 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। हम आपको बताए थे कि 23,700 या 737 वर्ग किलोमीटर का कुल एरिया है, 723 कर लेते हैं, और ये 7.79% एरिया पर फैला हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, बड़े ध्यान से देखना। पूर्वी पठार मध्य प्रदेश में है और बाकी कहां है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर बेटा? छत्तीसगढ़ में। तो कुल एरिया जो है इस पठार का वो 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। बेटा कितना है? 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें से मध्य प्रदेश में 25,000 वर्ग किलोमीटर है। गणित के विद्यार्थी हैं आप, इतने का इतना एमपी में है। तो अब हम 25,000 जो एमपी का जो कुल एरिया है वो आपको मालूम है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसका इतना परसेंट नहीं होगा, क्लियर है ना? 7% नहीं है ये, इससे ज्यादा आएगा। लेकिन व्यापम और एमपी लोक सेवा आयोग ये मानता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार, सबसे छोटा भाग या भौगोलिक भाग, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश या पठार कौन सा है? कौन सा है? तो आप आंसर लगाएंगे बघेलखंड का पठार और आपका आंसर सही हो जाएगा। बट ये गलत है। एमपी का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। ये 10% से ऊपर निकलेगा अगर आप निकालेंगे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में से इतना इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 7% तो नहीं आएगा, 10-11% से ऊपर आएगा। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भाग कौन सा है? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। आपके समझ में आया? आप भी परीक्षा में इसी को लगाएंगे, लेकिन रियल में छोटा कौन सा है? ये वाला पठार है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार है। देवेंद्र गौर गुरुजी प्रणाम। बेटा खुश रहो, आनंद करो बेटा, पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगो। चलो बेटा ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की कि छोटा है बुंदेलखंड का, बट मानते कौन सा है बेटा? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना बेटा। इस पठार में
लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में धान या क्या बोलते हैं, चावल अधिक पैदा होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो इस भाग में होती है। इस पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये लाल मिट्टी ओके, जिसमें धान पैदा होता है, चावल पैदा होता है इस मिट्टी में। और रिहंद, सोन और गोपद, बेटा कौन सी, रिहंद, सोन और गोपद प्रमुख नदियां हैं। बेटा क्या हैं, प्रमुख नदियां हैं इस पठार की। रिहंद, सोन और गोपद इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। सबसे ज्यादा पशु, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु इसी पठार में पाए जाते हैं। बोलो बेटा, इसी पठार में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र नाम क्या है बेटा, सुहागपुर। सुहागपुर किस जिले में आता है, उमरिया। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर भी इसी पठार का भाग है। उमरिया इसी उमरिया जिले में है। और इसी पठार में आपको पता होगा सिंगरौली, जहां कोयले की सबसे मोटी परत है, वो भी इसी पठार का भाग है। एक प्रश्न बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कैपिटल ऑफ पावर हाउस किसे कहते हैं, ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। ऊर्जा की राजधानी, जल्दी से आंसर दो बच्चों। सिंगरौली, एकता का आंसर आया है, बिल्कुल सही जवाब है। और बेटा सिंगरौली में भी अगर एकता जी अगर प्रश्न ये है ऑप्शन में, तो आप ये लगाएंगे, जिला सिंगरौली। प्रॉपर जगह है बेडन सिटी, बेडन सिंगरौली। प्रॉपर जगह बेटा कौन सी है, बेडन, जिला सिंगरौली, जिला सिंगरौली। हाँ बेटा याद रखें, एमपीएसआई 2013 में भी क्वेश्चन आया था और 16 में भी आया था कि एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है और ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं। तो याद रखें, बेडन और जिला कौन सा, सिंगरौली। और सुहागपुर, सुहागपुर बेटा ये गलत हो गया, ये उमरिया नहीं है, ये सुहागपुर शहडोल है बेटा। बेटा कहां पर है, सुहागपुर शहडोल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सुहागपुर शहडोल एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। दूसरा है सिंगरौली। आगे बात करते हैं, कोयला उत्पादन में एमपी का चौथा स्थान है और भंडारण में 5वां स्थान है। याद रखें बेटा, एमपी का कोयला उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में चौथा और भंडारण में 5वां स्थान है। और मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसे की प्राप्ति कोयले से ही होती है। और एक प्रश्न और कि मध्य प्रदेश में कोयला किस टाइप का मिलता है, बिटुमिन्स। ओके, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट है जो जलने पर धुआं नहीं देता। लेकिन मध्य प्रदेश में और भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो बिटुमिन्स प्रकार का होता है। और कोयले को उद्योगों की जननी कहा जाता है। भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा लाइट कोयले से बनती है, 67%। इसे थर्मल पावर कहते हैं। क्या बोलते बेटा, थर्मल पावर कहते हैं। इसीलिए
उद्योगों की जननी कहा जाता है कोयला उद्योग, कोयला को। और कोयला कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो याद रखना, गोंडवाना। कोयला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना की चट्टानों से प्राप्त होता है। कोयला 4 तरह का होता है बेटा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है और सबसे खराब होता है पीट कोयला। ठीक है। अब एक प्रश्न और कि बघेलखंड के पठार में कितने जिलों से कर्क रेखा निकलती है? बघेलखंड के कितने जिलों से कर्क रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती, जल्दी से बताइए। तो याद रखें, 3 जिलों से। मालवा में 9 जिले हैं, यहां पर 3 जिले हैं, उमरिया, शहडोल और कटनी। सिंपल प्रश्न है बेटा कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों से निकलती है कर्क रेखा? आपको मालूम है। मालवा के कितने जिलों से निकलती है कर्क रेखा? 9 जिलों से। और इस पठार के 3 जिलों से कर्क रेखा निकलती है, उमरिया, शहडोल और कटनी। बोलो बच्चों, ठीक है। हाँ, एमपी में 14 है, मालवा में 9 है। एमपी में 14, मालवा में 9। अब सुनिए, ये चैप्टर था मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण से 7 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक रूप से। पहले 9 भागों में था, बट अब वर्तमान में 7 भागों में है। सबसे बड़ा मालवा का पठार था और मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें बड़ा था मध्य उच्च प्रदेश और छोटा कौन सा था, और प्रत्येक पठार की कौन सी विशेषताएं थी, इन सब का आनंद आप सभी बच्चों ने लिया। आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट करके लिखें, हम आपको उसके आंसर दे देंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो अगला चैप्टर शुरू होता है वो है अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। तो एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। भारत की हम बात करें तो भारत में भी अपवाह तंत्र कई तरह का है। एक है सिंधु नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ना। इसके अलावा एक प्रायद्वीपीय पठार का नदी तंत्र है, उसमें कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कुछ अरेबियन सी में गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल में जो गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, है ना। ऐसे ही एमपी का जो मतलब नदी बहने का क्षेत्र बोलते हैं अपवाह तंत्र। और कई नदियां इसमें मिलती हैं, कुछ नदियां इसमें मिलती हैं, है ना, कुछ नदियां इसमें मिलती हैं। ये तो ऐसे जो है इसे बोलते हैं अपवाह तंत्र, जो जिस क्षेत्र से बहती हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा का जो घाटी है उससे उत्तर की सभी नदियां जाके अंततः गंगा में मिलती हैं। तो एक बड़ा अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का है एमपी में। फिर मध्य की जो प्रमुख नदियां हैं उनका अपवाह तंत्र कैसा है, कहाँ गिरती हैं और कहाँ से उनका वर्थ होता है, कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं उन पर बनी हैं। तो अपवाह तंत्र में पहले तो अपन पढ़ेंगे एमपी का अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है, और फिर एमपी की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नर्मदा है, चंबल है ना। और फिर इन नदियों पर
कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं बनी हुई हैं, कौन से शहर बसे हुए हैं। तो 3 चैप्टर अपन एक साथ में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, एमपी की प्रमुख नदियां और उन पर बनी नदी घाटी परियोजनाएं और उन पर बने एमपी के प्रमुख शहर। तो ये 3 चैप्टर इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे एक साथ ही। ठीक है बच्चों, तो आज क्लास यहीं तक रहेगी। कल सभी बच्चों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाकाल। कल क्लास आपकी नहीं होगी, परसों क्लास आपकी कंटिन्यू होगी और परसों हम पढ़ेंगे एमपी का अपवाह तंत्र। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं परसों। चलिए बच्चों।